भारत की आत्मा, स्वाद और संस्कृति की कहानी। चाय की प्याली में बसता भारत। सुबह की ठंडी हवा में जब सूरज की पहली किरण भारत की मिट्टी को छूती है तो एक सौंधी खुशबू हवा में तैरने लगती। यह खुशबू है चाय की, कुल्हड़ में उबलती भूरी चाय की, जिसमें अदरक, इलायची और लौंग की महक घुली होती है। यह सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि भारत के हर कोने में बसता एक अपनापन है। चाय भारत की आत्मा है जो हर घर, हर गली और हर दिल में जगह रखे। चाय केवल स्वाद का मसला नहीं है, यह एक भावना है, एक संस्कृति है और एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। सुबह की चाय नींद भगाने से लेकर रात की थकान मिटाने तक चाय हर पल में साथ देती है और यह दोस्तों के ठहाकों का बहाना है, परिवार के साथ सुकून भरे पलों की साक्षी है और कभी कभी अकेले में खुद से बातें करने की साथी भी चाय है। लेकिन एक छोटे से कप में छिपी है एक बहुत लंबी कहानी, एक ऐसी कहानी जो जो साम्राज्यवाद से शुरू होकर भारतीय संस्कृति की पहचान तक पहुंची। हम इस कहानी में चाय की इस यात्रा को विस्तार से तलाशते हैं, इसके ऐतिहासिक मूल से लेकर इसके सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव तक। हम यह भी देखेंगे कि अंग्रेजों ने चाय के स्वास्थ्य लाभ, नुकसान और भविष्य की संभावनाओं पर भी गहराई से चर्चा करेंगे। इस स्टोरी में या इस कहानी में हम चाय की इस यात्रा को विस्तार से तलाशते हैं, इसके ऐतिहासिक मूल से लेकर इसके सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव तक। हम यह भी देखेंगे कि अंग्रेजों ने चाय को भारत के स्वास्थ्य लाभ, नुकसान और भविष्य की संभावनाओं पर भी गहराई से चर्चा करेंगे। चाय का भारत में आगमन एक साम्राज्यवादी रणनीति थी। उस समय चीन पर निर्भरता बहुत ज्यादा थी चाय के लिए और ब्रिटिश शासन को इसकी चिंता थी। 18वीं यह बात लगभग 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटेन में चाय एक सामाजिक प्रतीक बन चुकी थी। अमीरों से लेकर मध्यम वर्ग हर कोई चाय का दीवाना था। चाय ब्रिटिश समाज में न केवल एक पेय थी बल्कि एक सामाजिक रस्म थी जो हर घर और सभा में अपनी जगह बना चुकी थी। लेकिन उस समय दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय केवल चीन में उगती थी। इसकी खेती चीन में ही होती थी। ब्रिटेन को चाय के बदले चीन को चांदी देनी पड़ती थी, जिससे उनका व्यापार घाटा बढ़ रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह स्थिति चिंताजनक थी। चाय की मांग देश तेजी से बढ़ रही थी और चीन का एकाधिकार ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा था। 18वीं सदी के अंत तक यह ब्रिटेन की चाय की खपत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यह उनके व्यापार संतुलन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। चीन को चांदी देने के बदले ब्रिटेन ने भारत में अफीम की खेती शुरू की और इससे चीन में बेचकर चाय खरीदने की कोशिश की, लेकिन यह भी लंबे समय तक टिकाऊ समाधान नहीं बना। इसी समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए अंग्रेजों ने भारत की ओर रुख किया। भारत जो पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, उसकी नजर में एक आदर्श विकल्प था। भारत की जलवायु और मिट्टी, खासकर असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी जैसे क्षेत्रों में चाय की खेती के लिए उपयुक्त थी। अंग्रेजों की रणनीति स्पष्ट थी कि भारत को चाय का उत्पादन केंद्र बनाकर चीन पर निर्भरता खत्म करना और वैश्विक चाय बाजार पर कब्जा करना। 1830
30 के दशक में अंग्रेजों ने असम में चाय की खेती शुरू कर दी। असम की जंगली चाय की प्रजाति को देखकर ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट फॉर्च्यून ने इसे एक सुनहरा अवसर माना। उन्होंने न केवल भारत में चाय के बागान शुरू किए बल्कि चीन से चाय के पौधे और बीज चुराकर भारत लेकर आए, और यही एक तरह का औद्योगिक जासूसी का मामला था जिसके जरिए अंग्रेजों ने भारत में चाय की खेती को व्यवस्थित रूप से शुरू किया। रॉबर्ट फॉर्च्यून को 1848 में चीन भेजा गया, जहां उन्होंने चाय की खेती और प्रसंस्करण की तकनीकों को गुप्त रूप से सीखा। उन्होंने न केवल पौधों और बीज प्राप्त किए बल्कि चीन की चाय विशेषताओं को भारत लाने की व्यवस्था की। इसी तरह असम में चाय की खेती का पहला व्यवस्थित कदम उठा। 1835 में असम में पहला चाय बागान स्थापित हुआ और जल्द ही यह क्षेत्र ब्रिटिश चाय व्यापार का केंद्र बन गया। असम के बाद दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा जैसे क्षेत्रों में चाय के बागान फैल गए। दार्जिलिंग की चाय, जिसे आज चाय की शैंपेन कहा जाता है, अपनी हल्की सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर होती है। नीलगिरी की चाय अपनी मजबूत बनावट और कांगड़ा की चाय अपनी अनूठी खुशबू के लिए जानी जाती है या जानी गई। अंग्रेजों ने इन बागानों को न केवल उत्पादन के लिए स्थापित किया बल्कि भारतीय चाय को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की रणनीति बनाई। अंग्रेजों की रणनीति का दूसरा हिस्सा और भी चतुर था। उन्होंने भारत को न केवल चाय का उत्पादक बनाया बल्कि एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार भी बनाया। शुरू में भारतीय समाज में चाय पीने की कोई परंपरा नहीं थी। लोग ज्यादातर हर्बल काढ़े यानी दूध और नींबू पानी जैसे पारंपरिक पेय पदार्थ का सेवन करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने चाय को एक सामाजिक आदत में बदल दिया। रेलवे स्टेशनों पर टी स्टॉल 19वीं सदी के मध्य में भारत में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ। अंग्रेजों ने रेलवे स्टेशन पर छोटे छोटे टी स्टॉल खुलवाए, जहां यात्रियों को सस्ते दाम पर चाय मिलने लगी। यहाँ भारतीयों को चाय की आदत डालने का एक प्रभावी सस्ता तरीका था। सरकारी और निजी कार्यालयों में टी ब्रेक की संस्कृति शुरू की गई, जिससे नौकरी पेशा लोग चाय के आदी हो गए और यह एक तरह से औपनिवेशिक कार्य संस्कृति का हिस्सा था जो भारतीयों को चाय से जोड़ने में सफल रहा। अंग्रेजों ने चाय को स्वास्थ्यवर्धक और थकान मिटाने वाला पेय बताकर इसका प्रचार किया। उन्होंने इसे आधुनिकता और सभ्यता की निशानी के रूप में भी पेश किया, जिससे भारतीय मध्यम वर्ग में चाय का चलन बढ़ा। इसी तरह चाय धीरे धीरे भारतीय घरों में घुस गई। मजदूर से लेकर मध्य वर्ग तक हर कोई चाय का दीवाना बन गया। अंग्रेजों की यह रणनीति इतनी सफल रही कि 20वीं सदी की शुरुआत तक भारत न केवल चाय का उत्पादक बल्कि इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बन गया। लेकिन चाय की इस कहानी का एक काला अध्याय भी है। चाय के बागानों में काम करने वाले लाखों मजदूरों को बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। असम और बंगाल के चाय बागानों में आदिवासी और गरीब समुदायों से मजदूरों को लाया गया, जिन्हें कम मजदूरी और खराब रहन सहन की स्थिति में रखा गया। उनकी मेहनत से चाय का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन मुनाफा सिर्फ ब्रिटिश कंपनियों और शाही खजाने में गया। चाय के बागानों में काम करने वाली महिलाएं, जो आज भी चाय के उद्योग की रीढ़ है, उस समय भी सबसे ज्यादा शोषण का शिकार हुई थी। उन्हें लंबे समय तक
काम करना पड़ता था और उनकी मजबूरी पुरुषों से भी कम थी बगानों में रहने की स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि कई बार मजदूरों को बुनियादी सुविधाएं जैसे स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य सेवाएं तक नहीं मिलती थी। ब्रिटिश प्रशासन ने मजदूरों को अनुबंधित प्रणाली के तहत बांध रखा था, जिसके तहत उन्होंने बगानों से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। यह एक तरह की गुलामी थी जिसने चाय बगानों को साम्राज्यवादी शोषण का केंद्र बना दिया। अंग्रेजों की चाय रणनीति एकदम साफ थी। उत्पादन भारत में, मुनाफा इंग्लैंड में। उन्होंने भारत को चाय का उत्पादन केंद्र बनाया, भारतीयों को चाय का उपभोक्ता बनाया और वैश्विक बाजार में भारतीय चाय को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में भारत की जमीन, श्रम और संसाधनों का शोषण हुआ। चाय जो आज भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, उसकी शुरुआत एक साम्राज्यवादी हथियार के रूप में हुई। फिर चाय ने भारतीय समाज में एक ऐसी जगह बनाई जो शायद ही किसी अन्य पेय ने बनाई हो। यह सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि रिश्तों, संस्कृति और सामाजिक मेलजोल का प्रतीक बन गई। चाहे वह सुबह की चाय हो जो नींद भगाती है या शाम की चाय जो परिवार को एक साथ लेके आती है। चाय हर पल में मौजूद है। चाय रिश्तों में का एक पुल है। जैसे आमतौर पे हम जैसे किसी के पास या कहीं बैठे होते हैं तो पूछा जाता है चाय लेंगे क्या। यह सवाल भारत में सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि अपनापन जताने का तरीका बन गया। किसी अजनबी से बात शुरू करने की सबसे आसान और सरल तरीका चाय का प्रस्ताव है। यह एक ऐसी परंपरा है जो अनजान लोगों को भी दोस्त बना देती है। चाहे वह गांव का चौपाल हो या शहर का कैफे, चाय हर जगह बातचीत का आधार बनती है। सामाजिक समारोह का हिस्सा भी चाय बन चुकी है। शादी, ब्याह, धार्मिक समारोह हो या फिर सामाजिक सभाओं में चाय अनिवार्य है। यह बातचीत को गति देती है और माहौल को हल्का करती है। भारत में मेहमान नवाजी का आज एक अहम हिस्सा चाय परोसना है। यह वही चाय है जो भारत की सड़कों और गलियों में हर नुक्कड़ पर मिलती है। कुल्हड़ हो या छोटे गिलास हो में परोसी जाने वाली यह चाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। ढाबों पर, ठेलों पर और छोटे छोटे स्टॉल पर बनने वाली यह चाय सस्ती, स्वादिष्ट और हर वर्ग के लिए सुलभ है। इसमें आमतौर पर दूध, चीनी और मसाले जैसे अदरक, इलायची और लौंग डाले जाते हैं जो इसे एक अनूठा स्वाद देते हैं। भारत में चाय का स्वाद और अंदाज क्षेत्र के हिसाब से बदलता है। हर क्षेत्र की चाय की अपनी एक कहानी होती है जो उसकी मिट्टी, जलवायु और संस्कृति को दर्शाती है। अगर हम बात करें असम की चाय की तो यह मजबूत और गहरे स्वाद वाली चाय है जो आमतौर पर दूध और चीनी के साथ पी जाती है। असम की चाय अपनी तीव्रता और गहरे रंग के लिए जानी जाती है। अब बात करें दार्जिलिंग की चाय की तो यह हल्की और सुगंधित होती है। इसे अक्सर बिना दूध के पिया जाता है। इसे चाय की शैंपेन भी कहा जाता है। अब बात करें दार्जिलिंग की चाय की तो यह चाय हल्की और सुगंधित होती है। इसे अक्सर बिना दूध के पिया जाता है। इसे चाय का शैंपेन कहा जाता है क्योंकि इसका स्वाद और खुशबू बेजोड़ है। मसाला चाय, अब बात करें मसाला चाय की तो यह भारतीय चाय की सबसे लोकप्रिय
शैली है। इसमें दूध, चीनी और मसालों का मिश्रण होता है, जैसे अदरक, इलायची, दालचीनी, लौंग और कभी कभी काली मिर्च। यह चाय अपने तीखे और सुगंधित स्वाद के लिए जानी जाती है। सर्दियों में यह गर्माहट देती है और गर्मियों में ताजगी देती है। अब बात करें सुलेमानी चाय की, तो दक्षिण भारत विशेषकर केरल में लोकप्रिय यह चाय यह हल्की चाय है, जिसमें नींबू, पुदीना और कभी कभी मसाले भी डाले जाते हैं। यह पाचन में सहायक होती है और गर्मी के मौसम में यह ताजगी देती है। अब बात करें कश्मीरी कहवा की, तो कश्मीर की यह पारंपरिक चाय ग्रीन टी, केसर इत्यादि, इलायची और बादाम के साथ बनाई जाती है। यह एक शाही पेय है जो ठंडे मौसम में गर्माहट और स्वाद बरकरार रखती है। अब बात करें नीलगिरी की चाय की, तो दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र की यह चाय अपनी मजबूती, बनावट और सुगंध के लिए जानी जाती है। इसे दूध के साथ या बिना दूध के भी पिया जा सकता है। भारत में चाय ने भारतीय साहित्य, कला और पॉप संस्कृति में भी अपनी जगह बनाई है। हिंदी साहित्य में चाय को अक्सर सुकून, आत्मीयता और सामाजिक मेलजोल के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। कविताओं में, गीतों में और फिल्मों में चाय बार बार दिखाई देती है। उदाहरण के लिए हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की कहानियों में चाय को सामाजिक बंधन के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक कवियों ने भी चाय को अपने लेखन में एक जगह दी है। फिल्मों में जैसे शोले में जय और वीरू की दोस्ती की शुरुआत एक कप चाय के साथ हुई थी। चाय को रिश्तों और आत्मीयता के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। आधुनिक भारत में चाय सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है। चाय लवर जैसे हैशटैग ट्रेंड करते हैं और चाय से जुड़े मीम और जोक्स वायरल होते रहते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी चाय की तस्वीरें, कुल्हड़ की फोटो और चाय से जुड़े मजेदार पोस्ट युवाओं के बीच खूब लोकप्रिय है। चाय ने न केवल सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा दिया है, बल्कि सामाजिक बदलाव में भी योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चाय स्टाइल और चाय की दुकानें स्वतंत्रता सेनानियों के लिए चर्चा और योजना बनाने का केंद्र बन गई थी। गांधी और अन्य नेताओं ने चाय की चुस्की के साथ स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया और भारतीय चाय को अंग्रेजी चाय के विकल्प के रूप में प्रचारित किया। आज भी चाय सामाजिक बदलाव का हिस्सा है। महिलाओं द्वारा संचालित चाय स्टॉल जैसे कि अमृतसर की कुल्हड़ वाली चाय या दिल्ली की चाय सुट्टाबा न केवल व्यावसायिक नवाचार का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक शक्तिकरण का भी एक अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस टॉपिक में आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि यह वीडियो जो चाय पे हम चर्चा कर रहे हैं यह बहुत लंबी है। हम कोशिश करेंगे कि इसे हमारे अगले एपिसोड में ही खत्म कर दें। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए अब तक इंडिया के साथ। मैं हूं आपका साथी विक्रम बिश्नोई और आपसे एक विनती है कि हमारे मुद्दे अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना जरूर, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। तो आपका एक सब्सक्राइब हमें इस तरह के और मुद्दे लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।